स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प शख्सियत अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों और उनकी सोच पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। उनके एक भाषण के कुछ खास हिस्से हैं हमारे पास, जिनमें उन्होंने अंतरिक्ष से मिले सबक और अपने सफर के बारे में कमाल की बातें बताई हैं। और हमारा मकसद है सुनीता विलियम्स की इस असाधारण यात्रा को समझना, कैसे वो अंतरिक्ष यात्री बनी, वहां के अनुभव कैसे थे और सबसे जरूरी उन्होंने इससे क्या सीखा। खास तौर पर उनका करियर का रास्ता जो बिल्कुल सीधा नहीं था, उनकी चुनौतियां और अंतरिक्ष से दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदला, इन पर हमारा ध्यान रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी, अंतरिक्ष यात्री बनना सुनीता विलियम्स का बचपन का सपना था ही नहीं। हाँ, ये बात वाकई काफी दिलचस्प है। अतः उन्होंने चांद पर इंसानों को उतरते देखा, सोचा कि हाँ ये कूल है, पर ऐसा नहीं था कि बस यही करना है। ये इरादा तो बहुत बाद में बना, जब वो टेस्ट पायलट बन चुकी थीं। ये थोड़ा अजीब नहीं? हम तो अक्सर सोचते हैं कि ऐसे बड़े लक्ष्य बचपन से ही तय होते हैं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है और शायद पहला बड़ा सबक भी यहीं छुपा है। मंजिलें अक्सर सफर में तय होती हैं, पहले से नहीं। वो कूल लगने वाली बात हकीकत की तरफ तब मुड़ी जब उन्होंने जॉन यंग की बातें सुनी। जॉन यंग, जो 2 बार चांद पर जा चुके थे। अच्छा, जॉन यंग। हाँ, वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने वर्टिकल लैंडिंग क्राफ्ट पर अभ्यास किया था। विलियम्स, जो उस वक्त हेलीकॉप्टर पायलट थीं, उन्हें सुनकर लगा, अरे ये स्किल तो मेरे पास भी है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तो मैं रोज करती हूँ। शायद यही वो आहा मोमेंट था। ओह, ओके। ये दिखाता है कि कैसे जिंदगी के अनुभव आपको अनजाने में ही किसी खास रास्ते के लिए तैयार कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और शायद इसीलिए उनकी सलाह भी यही है कि बस वो चीज़ ढूंढो जिसमें मजा आता है, जिसमें आप अच्छे हो, भले ही उसे ढूंढने में 1, 2 या 3 कोशिशें लग जाए। सही कहा। ये बात भी कमाल की है कि अंतरिक्ष स्टेशन पर सिर्फ रॉकेट साइंटिस्ट नहीं चाहिए होते। उन्होंने बताया कि वहाँ प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, IT एक्सपर्ट, मैकेनिक, हाँ, यहाँ तक कि टॉयलेट ठीक करने वाले भी। हाँ, मतलब हर स्किल की कद्र है। और उन्होंने ये भी माना कि वो कोई पैदाइशी जीनियस या हमेशा A ग्रेड लाने वाली स्टूडेंट नहीं थी, फेल भी हुई, पर वो कहती हैं कि असफलता बुरी नहीं बल्कि अच्छी चीज है, सीखने का मौका। यही बात उनके पूरे नजरिए को दर्शाती है। दृढ़ संकल्प और असफलताओं को सीढ़ी बनाने की कला। जब वो कहती हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, अगर आप ठान लें और लगे रहें, तो ये कोई किताबी बात नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके अपने अनुभवों का निचोड़ है। ये उस लचीलेपन की कहानी है जो शायद अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता को सीखने का हिस्सा मानना, ये सोच ही अपने आप में बड़ी बात है। और उनका रास्ता, सच में अगर कोई टेढ़े मेढ़े करियर पाथ का उदाहरण देखना चाहे तो उनकी कहानी परफेक्ट है। सोचा था बनेंगी पशु चिकित्सक, जानवरों से प्यार था। हाँ। पर पसंद के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। फिर किसी ने नेवल एकेडमी सुझाया, चलो ठीक है ये सही। वहां गई तो सोचा गोताखोर बनेंगी क्योंकि तैराकी अच्छी थी। अच्छा। पर वो भी नहीं हो पाया। फिर टॉप गन फिल्म देखकर लगा वाह, जेट पायलट बनना है। पर बनी क्या? हेलीकॉप्टर पायलट। कहीं से भी सीधा रास्ता नहीं था ये। और यही तो कहानी का सबसे, आप कह सकते हैं, आकर्षक मोड़ है। हर बार जब एक दरवाजा बंद हुआ या रास्ता बदला, तो अनजाने में वो उन स्किल्स और अनुभवों के करीब पहुंचती गईं जो बाद में एस्ट्रोनॉट बनने के काम आए। अच्छा, जैसे? नेवल एकेडमी ने अनुशासन और तकनीकी समझ दी। ये दिखाता है कि जीवन में कोई भी अनुभव बेकार नहीं जाता, बशर्ते आप सीखते रहें और खुले दिमाग से नई चीजें आजमाते रहें। सही बात है। उनकी अलग अलग रुचियां, जानवर, गणित, तैराकी, कैंपिंग, सबने मिलकर उन्हें वो बनाया जो वो बनी। ये इस बात पे जोर देता है कि खुद को किसी एक खांचे में फिट करने की कोशिश ना करें। हाँ, और फिर वो पड़ाव आया जब वो 20 साल की उम्र पार कर चुकी थी, टेस्ट पायलट स्कूल में थी और पहली बार असली अंतरिक्ष यात्रियों से मिली। जी। तब जाके उन्हें एहसास हुआ कि अरे वाह, जो ये लोग करते हैं उसमें से कुछ करने की काबिलियत तो मुझ में भी है। तब जाके ये ख्याल आया कि शायद ये रास्ता भी मेरे लिए खुला है। जी। तो फिर से वही बात सामने आती है, अपने जुनून को ढूंढो, उसमें माहिर बनो, बिल्कुल। और फिर देखो कि वो तुम्हें कहाँ ले जाता है। सफलता शायद अप्रत्याशित रास्तों से ही आए। एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये कि उन्होंने कभी अपने काम को, खासकर मिलिट्री जैसी जगह में, पुरुष प्रधान क्षेत्र की तरह नहीं देखा। ओह, ये भी दिलचस्प है। हाँ, उनका फोकस हमेशा टीम पर रहा, साथ मिलकर लक्ष्य हासिल करने पर रहा। ये दिखाता है कि अगर आपका ध्यान काम पर और आपसी सहयोग पर है,
तो बाहरी लेबल या कथित बाधाएं उतनी मायने नहीं रखती। मतलब टीम वर्क सबसे ऊपर। बिल्कुल, उन्होंने बस अपना काम बेहतरीन तरीके से किया, अपनी टीम के हिस्से के तौर पर। ये रवैया भी उनकी सफलता का एक बड़ा कारण रहा होगा। तो ये तो हुई उनकी जमीन पर रास्ता खोजने की कहानी, जो खुद में काफी रोमांचक है। लेकिन जब वो अंतरिक्ष पहुंची तो उनके शरीर ने भी अपना एक अलग सफर शुरू किया, कुछ मजेदार, कुछ चुनौतीपूर्ण। खैर, अब जरा अंतरिक्ष के अनुभवों पर आते हैं। जी। अंतरिक्ष में शरीर के साथ क्या क्या होता है? कुछ बदलाव तो जैसे सुनने में बड़े अजीब लगते हैं, जैसे पैरों के नीचे की वो सख्त चमड़ी, कैलिसेस। हाँ, वो गायब होने लगती है। अतः विलियम्स ने नोटिस किया कि उनके नाखून और बाल भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे थे। अच्छा। हाँ, और एक और दिलचस्प चीज होती है जिसे फ्लूइड शिफ्ट कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण न होने से शरीर के तरल पदार्थ जैसे खून और पानी पैरों की तरफ खींचने के बजाय ऊपर चेहरे और सिर की तरफ ज्यादा जमा होने लगते हैं। ओह। इसका एक नतीजा ये होता है कि चेहरा थोड़ा सूजा हुआ लगता है और कुछ लोगों की चेहरे की झुर्रियां अस्थायी रूप से कम दिखाई देने लगती हैं। अरे वाह, मतलब एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए स्पेस जाना पड़ेगा। हाँ, कह सकते हैं। और वो लंबे होने वाली बात कि गुरुत्वाकर्षण के दबाव के बिना रीढ़ की हड्डी थोड़ी फैल जाती है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स का कद अंतरिक्ष में कुछ इंच बढ़ जाता है। जी हाँ, ये कद का बढ़ना वाकई होता है। सोचिए, अंतरिक्ष में कुछ इंच लंबे हो जाए ना, और फिर धरती पे आकर वापस छोटे हो जाना। वो डिस्क थोड़ी फैल जाती हैं। और नतीजा कद बढ़ जाता है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में वापस आते हैं, ये दबाव वापस पड़ता है और कद सामान्य हो जाता है। और इसमें कभी कभी पीठ में दर्द भी होता होगा। हाँ, इस प्रक्रिया में कभी कभी पीठ में हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है। और हाँ, फ्लूइड शिफ्ट का असर भी उलट जाता है और वो गायब हुई झुर्रियां वापस अपनी जगह पर आ सकती हैं। लेकिन ये तो हुई हल्की फुल्की बातें। कुछ गंभीर शारीरिक चुनौतियां भी तो होती होंगी ना, जैसे हड्डियों का कमजोर होना। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। सुना है ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसा होता है, जो आमतौर पर बुढ़ापे में होता है, पर अंतरिक्ष में ये प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। बिल्कुल सही। हड्डियों के घनत्व मतलब बोन डेंसिटी में कमी एक बड़ी चिंता है। हमारी हड्डियां मजबूत रहने के लिए रोजमर्रा के वजन और दबाव की आदी होती हैं। अंतरिक्ष में ये दबाव नहीं होता तो शरीर हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, जिससे वो कमजोर हो जाती हैं। और मांसपेशियों का क्या? इसी तरह मांसपेशियों का द्रव्यमान यानी मसल मास भी कम होने लगता है, क्योंकि उनका इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। आप वजन उठाने या चलने फिरने जैसी कसरत नहीं कर रहे होते। ये दोनों ही प्रभाव लंबे स्पेस मिशन के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। तो फिर अंतरिक्ष यात्री इतने लंबे मिशन पर कैसे रह पाते हैं? क्या इन प्रभावों को कम करने का कोई तरीका है, कोई उपाय? हाँ बिल्कुल, और इसी पर बहुत काम हुआ है। इन प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर बहुत कठोर व्यायाम व्यवस्था का पालन किया जाता है। अच्छा, जैसे हड्डियों पर दबाव बनाए रखने के लिए वो एक खास तरह की हार्नेस पहनकर ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। ये हार्नेस उन्हें नीचे की तरफ खींचती है, जैसे जमीन पर दौड़ रहे हों। ओह, इंटरेस्टिंग। वे खास रेजिस्टेंस मशीनों से वजन उठाते हैं। विलियम्स ने स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स का जिक्र किया था, जो कूल है और रीढ़ की हड्डी के लिए खास तौर पर जरूरी हैं। राइट। इसके अलावा स्टेशनरी साइकिल चलाना और पोषक तत्वों से भरपूर विशेष आहार लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब मिलकर हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने, मांसपेशियों को मजबूत रखने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और क्या ये तरीके वाकई कारगर हैं? मतलब जब वो वापस आते हैं तो क्या उनकी सेहत ठीक रहती है काफी हद तक? हाँ, ये तरीके काफी हद तक सफल रहे हैं। विलियम्स ने बताया कि जब वो वापस लौटी और करीब 1 हफ्ते बाद उनके टेस्ट हुए, तो उनकी हड्डियों का घनत्व और मांसपेशियों का द्रव्यमान लगभग वैसा ही था जैसा जाने से पहले था। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेशक शरीर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ फिर से तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगता है। कितना समय लगभग? फ्लूइड शिफ्ट का साइकिल 24 से 48 घंटे में काफी हद तक ठीक हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से सामान्य महसूस करने और संतुलन वापस पाने में लगभग 2 हफ्ते लग सकते हैं। पर कुल मिलाकर अब अंतरिक्ष यात्री पहले की तुलना में कहीं बेहतर शारीरिक स्थिति में वापस लौटते हैं। ये जानना वाकई तसल्ली देता है। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, खासकर फिल्मों को देखकर, रॉकेट लॉन्च के समय जो जबरदस्त जी फोर्स होता है, हाँ, जी फोर्स। क्या उससे अंतरिक्ष यात्री बेहोश हो जाते हैं? विलियम्स ने इस बारे में भी कुछ बताया था। हाँ, ये एक आम मिथक है, फिल्मों की देन शायद। विलियम्स ने साफ किया कि लॉन्च के दौरान वे बेहोश नहीं होते। अच्छा, क्यों नहीं? इसकी वजह है अंतरिक्ष यान में उनकी बैठने की पोजीशन और जी फोर्स की दिशा।
वे लगभग लेटी हुई स्थिति में होते हैं और रॉकेट के ऊपर जाने से जो दबाव बनता है वो उनकी छाती पर नीचे की ओर पड़ता है। इसे आईबॉल्स इन जी कहते हैं। आईबॉल्स इन, ओके। इससे सांस लेना थोड़ा मुश्किल जरूर महसूस हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई छाती पर बैठा हो, लेकिन ये खून को सिर से दूर नहीं खींचता। अच्छा, तो ये उस जी फोर्स से अलग है जो फाइटर जेट पायलट्स महसूस करते हैं। फिल्मों में दिखाते हैं कि तेज मोड़ पर पायलट बेहोश होने लगते हैं। बिल्कुल अलग। फाइटर जेट जब तेज करतब करते हैं तो जी फोर्स अक्सर शरीर पर ऊपर से नीचे की ओर लगता है, जिसे आईबॉल्स डाउन जी कहते हैं। आईबॉल्स डाउन, समझ गई। ये जी फोर्स खून को सिर से नीचे पैरों की तरफ खींचता है। अगर ये काफी ज्यादा हो और कुछ सेकंड तक बना रहे तो दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और पायलट बेहोश हो सकता है। उसे जी लॉक कहते हैं। जी लॉक। हाँ, जी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अंतरिक्ष यान के लॉन्च में जी फोर्स की दिशा और प्रोफाइल अलग होती है, जिससे इस तरह की बेहोशी का खतरा नहीं होता। लेकिन विलियम्स ने एक बैलिस्टिक लैंडिंग का जिक्र किया था। उसमें तो जी फोर्स बहुत ज्यादा 8 या 9 जी तक जा सकता है। क्या वो खतरनाक नहीं होता? बैलिस्टिक लैंडिंग एक तरह का बैकअप लैंडिंग मोड है, जब सामान्य नियंत्रित लैंडिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो। ओके, एक इमरजेंसी मोड जैसा। हाँ, कह सकते हैं। इसमें कैप्सूल ज्यादा तेजी से और कम नियंत्रित तरीके से वायुमंडल में प्रवेश करता है, जिससे जी फोर्स वाकई बहुत ज्यादा 8 या 9 जी तक पहुंच सकता है। ये बहुत तीव्र और असहज अनुभव होता है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर पर आपके अपने वजन का 8 या 9 गुना दबाव पड़ रहा हो। बाप रे। लेकिन ये खतरनाक नहीं होता। कैप्सूल इसे झेलने के लिए डिजाइन किया गया है और अंतरिक्ष यात्री इसके लिए पूरी तरह प्रशिक्षित होते हैं। प्रशिक्षित मतलब वो इस तरह के जी फोर्स का अनुभव पहले करते हैं ट्रेनिंग में? हाँ, बिल्कुल। प्रशिक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सेंट्रीफ्यूज ट्रेनिंग। मॉस्को के पास स्टार सिटी में एक बहुत बड़ा सेंट्रीफ्यूज है। सेंट्रीफ्यूज? हाँ, एक मशीन जिसमें एक घूमने वाली बांह के अंत में कैप्सूल लगा होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को इसमें बिठाकर तेजी से घुमाया जाता है ताकि वे लॉन्च और लैंडिंग, खासकर बैलिस्टिक लैंडिंग जैसे हालात के उच्च जी फोर्स का अनुभव कर सकें। ओह, इससे उन्हें पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है और कैसे प्रतिक्रिया देनी है, जैसे कि सांस लेने की विशेष तकनीकें। तो हाँ, 8-9 जी बहुत ज्यादा हैं, पर वे इसके लिए तैयार होते हैं और होश में रहते हैं। वाह, ये सब जानना अविश्वसनीय है। तो अगर हम सुनीता विलियम्स की बातों को समेटें, तो क्या मुख्य चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं? मुझे तो लगता है सबसे बड़ा सबक यही है कि जीवन में सीधे रास्ते हमेशा सबसे अच्छे या अकेले रास्ते नहीं होते। बिल्कुल। अप्रत्याशित मोड़, असफलताएं और अलग-अलग अनुभव आपको कहीं ज्यादा मजबूत और काबिल बना सकते हैं। और हाँ, अंतरिक्ष में जाने के लिए सिर्फ पायलट या वैज्ञानिक नहीं, हर तरह के हुनरमंद लोगों की जरूरत होती है। बिल्कुल। और इसके साथ ही हमें मानव शरीर की अद्भुत अनुकूलन क्षमता का भी पता चलता है। कैसे हमारा शरीर अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे एकदम अलग माहौल में ढलने की कोशिश करता है, और कैसे हमने उन चुनौतियों से, जैसे हड्डियों और मांसपेशियों का कमजोर होना, निपटने के तरीके ढूंढ निकाले हैं। हाँ, ये विज्ञान और मानव दृढ़ता दोनों की जीत है। सही कहा। तो उनकी कहानी सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे, लचीलेपन और खोज की कहानी है। और यहीं पर एक अंतिम विचार आता है जो शायद इन स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं कहा गया, पर उनसे उभरता जरूर है। अच्छा। अक्सर कहा जाता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नजरिया बदल जाता है, वो ओवरव्यू इफेक्ट। लेकिन शायद इससे भी गहरा नजरिए में बदलाव खुद मानव शरीर और आत्मा की सीमाओं को परखने से आता है। ये एक अलग दृष्टिकोण है। जब हम खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से नई हदों तक धकेलते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष का कठोर वातावरण हो या करियर की अप्रत्याशित चुनौतियां, तब हमें अपनी ही अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन का एहसास होता है। शायद ये जानना कि हम कितना कुछ झेल सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं, यही सबसे बड़ा सबक है जो सुनीता विलियम्स जैसी यात्राएं हमें सिखाती हैं।